नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प रैली निकालेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा। साथ ही अस्पतालों में फल भी बांटे जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़े के तहत बीजेपी संगठन प्रदेश भर में कई सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र बिष्ट ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सभी जानकारियां दी और उसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता ने प्रदेश की धामी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में भी बताया। पिछले लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग करते आ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलनकारी की मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया और राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मोहर लगा दी, जिसके बाद विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया गया और फिर इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। वहीं प्रवर समिति के सदस्य पूर्व राज्य आंदोलनकारी और मौजूदा बीजेपी विधायक ने बताया कि विधानसभा में जो विधेयक रखा गया उसमें कई सारी खामियां थी, जिसको देखते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं अब समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। देखिए, जो विधेयक आ रहा था उसमें काफी सारी खामियां थी और वही विषय वहां पर चर्चा में सामने आया। तो क्योंकि बहुत साल बाद दोबारा हम इस विधेयक को पारित करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी था ताकि इसका व्यापक लाभ आंदोलनकारी के आश्रितों को मिल सके। उसमें कुछ खामियां हमको दिखाई पड़ी, तो वहाँ पर ये विषय आया था, तो हमने उसके टाइम बाउंड भी किया है। कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते होंगे साहब प्रवर समिति को भेज दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लटकाने की बात है, क्योंकि अब लोगों का हम राजनीति करना मैंने वहाँ भी कहा था कि कम से कम आंदोलनकारियों के विषय पर सदन को नहीं बंटना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, कुछ लोगों को तो राजनीति ही करनी होती है, तो आज उस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने उसको टाइम बाउंड किया है। 15 दिन के अंदर पर्वत समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एडमिशन के लिए विभाग एक बार फिर मौका देने जा रहा है। राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं, ऐसे छात्रों के लिए फिर से एडमिशन प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत अब छात्र महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन पंजीकरण कराने के बाद एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोबारा समर्थ पोर्टल खोलने के निर्देश दिए। देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसी बीच विद्यालय शिक्षा परिषद में परीक्षा फल सुधार परीक्षा पास करने वाले 12वीं के छात्रों समेत दूसरे विभिन्न कारणों से दाखिला न ले पाने वाले छात्रों के लिए दोबारा एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों की संख्या को देखते हुए एक सप्ताह के लिए आखिरी बार समर्थ पोर्टल खोल दिया जाएगा, ताकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपने यहां पंजीकरण करने वाले छात्रों का डेटा समर्थ पोर्टल में अपलोड कर सके। ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की है और इसमें 2 निर्णय लिए गए कि कोई भी बच्चा उस शिक्षा से ग्रहण जो करना चाहता है उसको वंचित नहीं किया जाएगा। अगर किसी का एडमिशन छूट गया है, कोई अभी जो है अंक सुधार परीक्षा में पास हुआ है, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिसका एडमिशन नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चों के लिए हमने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को आज आदेश दिए हैं कि वो ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा दें और 10 दिन के लिए हम इन बच्चों के लिए अलग से फिर समर्थ पोर्टल अलग से खोलने जा रहे हैं। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने पदभार ग्रहण करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाना और नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2025 तक देवभूमि को ड्रग फ्री बनाना है। हर शनिवार थानों में चौपाल लगेगी और इसके साथ ही पुलिस की प्राथमिकता पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग पर होगी। किसी भी पीड़ित को भटकने की जरूरत नहीं होगी और इसके अलावा जिस थाना क्षेत्र में लोगों की सुनवाई नहीं होती उनका डेटा तैयार किया जाएगा। 1 महीने में समीक्षा कर संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसी वक्त जिले में सबसे बड़ी समस्या जमीन संबंधी फर्जीवाड़े की है। जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कठोर कानून मसलन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें थाना पौड़ी, पैठाड़ी और श्रीनगर द्वारा अपेक्षाकृत कार्रवाई न करने पर एसएसपी ने नाराजगी जताई। थाना प्रभारी को प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया और इस दौरान एसएसपी द्वारा वर्तमान में मुख्यालय स्तर से भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं, नौकरी लगने के लिए विदेश भेजने एवं चिटफंड आदि के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रचलित ऑपरेशन प्रहार अभियान की समीक्षा की गई। एसएसपी ने बताया कि जिसमें विभिन्न अभियोग में अब तक 34 सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और 2 इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 24 अभियोग निस्तारित किए गए हैं। 3 केसेस में हमारे द्वारा जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग जो है 30 से ज़्यादा अभियुक्त जो धोखाधड़ी में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को थोड़ा सा अपराधियों के विरुद्ध एक जो एग्रेसिव पुलिसिंग होती है उसको करने हेतु निर्देश दिए गए हैं और जो हमारे संपत्ति संबंधी अपराध हैं इन पे यदि लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं हमारे उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 110 जी के तहत कार्रवाई जो है उसके लिए इन्हें सबको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु जो हमारी LIU की भी टीम है और हमारे सभी थानों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो टीम बनाई गई है उसको लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हेतु निर्देश दिए गए। इधर केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर की लापरवाही के कारण बीकॉम के 5 छात्र फेल हो गए। ऐसे में अब फेल हुए छात्रों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट का बैक पेपर दे दिया गया जबकि उनका रेगुलर अटेम्प्ट था। ऐसे में रेगुलर के बजाय बैक अटेम्प्ट करने से 5 छात्र मुख्य परीक्षा में फेल हो गए। वहीं छात्र इस गड़बड़ी को लेकर कई दफा कॉलेज परिसर निदेशक के चक्कर भी काट चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब छात्रों ने लापरवाह स्टाफ और कॉलेज परिसर निदेशक का घेराव किया और जमकर बवाल मचाया। बीकॉम में फेल हुए छात्रों ने बताया कि कॉलेज की इस लापरवाही का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो उसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। वहीं परिसर निदेशक ने बताया कि फेल हुए छात्रों के मामले में वाइस चांसलर स्तर पर वार्ता की जा रही है ताकि छात्रों का भविष्य खराब न हो। वहीं परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरित करने वाले स्टाफ पर भी उचित कार्यवाही करने का आश्वासन परिसर निदेशक ने दिया है। इधर उत्तराखंड में देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आ चुके हैं। हल्द्वानी के अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैलता जा रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों में डेंगू के केस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। साथ ही साथ जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग के साथ ही जिन इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं उन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 14,000 घरों में लार्वा की चेकिंग की गई और इसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा। साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलें और प्राइवेट अस्पताल भी डेंगू के नाम पर मरीजों का उत्पीड़न न करें, इसको लेकर प्रशासन नजर बनाए हुए है और आगामी दिनों से रोजाना लोगों को डेंगू की अपडेट भी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे। यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की एक जॉइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी
और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा कि किस प्रकार आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जो टीम कर रही है डोर टू डोर इसकी कार्रवाई को, इसमें हल्द्वानी में 14,000 हाउसेज को अभी कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और गति प्रदान करेंगे और अगले 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरे हल्द्वानी शहर में डोर टू डोर कैंपेन व्यापक रूप से चलाया जाएगा। दिनेशपुर में 33,000 केवी की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड कार्य करने का शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने किया। आपको बता दें कि 33,000 केवी की लाइन शहर से निकल रही थी, जिसका व्यापारियों ने विरोध व्यक्त किया था, जिसका आज विद्युत विभाग के अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के द्वारा निदान कर दिया गया। और इस मौके पर बोलते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर के व्यापारियों की मांग पर 33,000 केवी की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए धन आवंटित किया और 33,000 केवी की विद्युत लाइन अब दिनेशपुर में अंडरग्राउंड होगी। इधर हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने से नेपाल से देहरादून जा रही मैत्री बस सेवा की बस पानी में फंस गई और जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस ने रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। हालांकि नदी का बहाव तेज होने के चलते बस अभी तक फंसी हुई है। जानकारी मिलते ही आपदा प्रबंधन की टीमें भी मौके पर पहुंची। श्यामपुर थाना इंचार्ज विनोद थपलियाल ने बताया कि बस के फंसने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। जल्द बस को बाहर निकाला जाएगा। स्टेशन में कई हादसे होते हैं। हादसों को रोकने के लिए पुलिस तैनात रहती है। कई बार देखने को मिलता है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त यात्री बीच में फंस जाते हैं और ऐसा ही मामला काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। लखनऊ एक्सप्रेस काठगोदाम से अपने समय पर 11:15 पर रवाना हुई और एक महिला अपने परिजनों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई थी। महिला की ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान पैर फिसल गया। महिला चलती ट्रेन में नीचे की ओर लटक गई और वो प्लेटफॉर्म पर रगड़ते हुए जा रही थी। इसी दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर नियुक्त हेड कांस्टेबल जीआरपी अनिल कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला का हाथ पकड़कर चलती ट्रेन से सुरक्षित बाहर खींच लिया। महिला की जान बच गई और इसके बाद पुलिसकर्मी अनिल कुमार की तारीफ हो रही है। इस मामले के बारे में उत्तराखंड पुलिस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर जानकारी दी है। इधर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने शिकारपुर में सरकारी भूमि पर बना मकान ध्वस्त करा दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में काफी लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्के भवनों का निर्माण कर रखा है। नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने बताया कि किसी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी कि शिकारपुर सरकारी भूमि पर मकान बना हुआ है। जेएम के निर्देश पर राजस्व टीम ने जेसीबी मशीन से सरकारी भूमि पर बने मकान को ध्वस्त करा दिया। वहीं मकान में रहने वाले दंपत्ति का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं और जिसके चलते उन्हें और अब उनके 4 बच्चों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य का कहना है कि लेखपाल से सभी अतिक्रमण की रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। रिपोर्ट मिलने पर गांव में सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस सड़क सब दायरे में पड़ तरफ कम से कम 4-5 मकान बने हुए हैं जो तैयार है, बिल्कुल आराम से सब रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा अगर भाई अगर आपको तोड़ने तो सबको तोड़ो कि नहीं, कि हम अभी उन्हें कह रहे कि तुम शिकायत करो। हम क्यों करें शिकायत किसी की? जिसने हमारी कर रखी है हम उसका नाम बता दो। बोल रहे कि तुम्हारी शिकायत कर रखी इसलिए तोड़ रहे। हम किसी की शिकायत हो किसी बस पैसे ले को कैसे गुजर बसर के आज वही पन्ना डाल कर वहीं रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे? और बारिश बूंद मौत गर्मी मौत धूप मौत बच्चे वहीं पड़े, रहने का कोई ठिया नहीं है जी उसको अलग वहां से। किस तरह का मुकदमा? हमने मुकदमा कर रखा था 22 बीघा। तो पटवारी कह रहा कि मैंने डालना है, तुमने नहीं डाला। हमने सिविल कोर्ट में डाल रखा रामनगर में। हमने केवल दिखाया ना कि आप इसे देख लो, अगर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो कोई बात नहीं। उन्होंने देखना पसंद नहीं करा उसको। क्यों नहीं करा? वो पीछे तो पैसे ले रखे थे ना लोगों बसो, लोग गाँव वालों जिन्होंने शिकायत कर रखी, जिन्होंने बंजन बना रखे उन्होंने शिकायत करवा कर छुड़वाया आयो। नाम बताएं।
हरिद्वार के कनखल में हुई 77 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नए एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चार्ज संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र के ही 4 युवकों ने लूट के इरादे से सेवाश्रम चलाने वाले बुजुर्ग को निशाना बनाया। लूट में नाकामयाब रहने पर युवक ने बुजुर्ग अशोक चिड्ढा की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी चारों युवक कनखल, ज्वालापुर समेत आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। 11 सितंबर की रात को मृतक अशोक चिड्ढा का शव कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप स्थित उनके निजी आश्रम में मिला था। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कनखल थाना पुलिस और एसओजी की टीम लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जबकि अन्य कुछ संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं। इधर जिला सत्र न्यायाधीश आर.के. खुलबे ने चिटफंड कंपनी कैमुना क्रेडिट को ऑपरेटिंग सोसाइटी के संचालक लखनऊ निवासी प्रदीप कुमार अस्थाना को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में बागेश्वर के स्थानीय शाखा प्रबंधक दीपक राम और कर्मचारी जयपाल सिंह पालनी को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 20-20 हजार के जुर्माने लगाए गए हैं। जिला न्यायालय बागेश्वर ने सोसाइटी पर भी 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। बागेश्वर और बैजनाथ में अलग अलग दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने पाया कि कंपनी की ओर से जनता को अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की गई है। सोसाइटी पर कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माने से जमाकर्ताओं की पहचान कराकर धनराशि लौटाई जाएगी। इधर देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ग्राउंड 0 पर डेंगू को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां नगर निगम की टीम ने खुले पड़े गड्ढों पर कीटनाशक स्प्रे किया ताकि डेंगू का लार्वा न पनपे। इस दौरान मेयर गामा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भी नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। मेयर ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले संबंधित अधिकारियों से उन्होंने बैठक की थी और जल्द से जल्द शहर के भीतर बने गड्ढों को भरने की बात कही गई थी, लेकिन अधिकारियों ने मेयर की इस बात को अनसुना कर कोई उचित कदम नहीं उठाया और जिसकी वजह से शहर के हालात जो कि त्यों बने हुए हैं। मेयर ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों पर चालानी कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस ने कुछ दिन पहले जीएमएस रोड पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इस घटना को अंजाम देने वाले तकरीबन 10 से 15 लोग थे, जिनमें से 2 को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से और दोनों आरोपियों के मोबाइल ट्रेस कर उदित अरोड़ा और कुश मलिक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देहरादून के लकड़घाट रोड श्यामपुर में एक बाइक सवार को रोककर जब चेकिंग की तो उसके पास 8.40 ग्राम स्मैक बरामद हुई और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। इधर विकासनगर के कुंजा ग्रांट क्षेत्र से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 110 ग्राम चरस के साथ महिला तस्कर को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला का नाम गुलनाज बताया जा रहा है, जो कि डांडी बस्ती कुंजा ग्रांट में ही रहती है। पुलिस आरोपी महिला पर मुकदमा पंजीकृत कर उसके आपराधिक इतिहास को फिलहाल खंगाल रही है। इधर देहरादून पुलिस ने पटेल नगर थाना क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर एक व्यक्ति को रंगे हाथों कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री और 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही शराब बनाने के लिए तैयार किया गया 200 लीटर लहन भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। आरोपी पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी को खंगाला जा रहा है। इधर उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बीते 2 दिन उमस भरी गर्मी के बाद मौसम का मिजाज नरम हो गया है। राज्य में ज्यादातर जगहों पर वर्षा हो रही है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है। आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार आने वाले 24 घंटे में उत्तराखंड में अच्छी खासी बरसात देखने के लिए मिलेगी। खासतौर पर रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिले में सामान्य से ज्यादा बरसात होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदल गया है और मौसम विभाग केंद्र देहरादून की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि आने वाले
24 घंटों तक मौसम इसी तरह से बदला रहेगा। अगर आपको दिखाएं तो फिर से जो है वो बादल पूरे छा रखे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अच्छी खासी बरसात होगी। 24 घंटे लगभग हो चुके हैं जिसमें बरसात हो रही थी, और पिछले 12 घंटों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा बरसात मैदानी क्षेत्रों में देखने के लिए मिली है। और यही बात आने वाले 24 घंटे तक भी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कहा गया है कि आने वाले 24 घंटों तक अच्छी खासी बरसात जो है वो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगी। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सेमवाल, APN न्यूज, देहरादून। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए APN न्यूज। नमस्कार।